नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, यानी RKB। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरे साथ हैं एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी, और आज मुझे प्रदीप नंबियार जी को स्क्रीन पर बुलाना पड़ा। कभी कभी हम दोनों को इकट्ठा दिखा देते हैं, कभी कभी प्रदीप जी को बुलाना पड़ता है। चलिए, ये सब लोग मालिक हैं, जो भी करें। सो प्रदीप जी, कंग्रेचुलेशंस टू द होल ऑफ इंडिया। पूरे देश को मुबारकबाद। यस, पूरे देश को शुभकामनाएं। जय हिंद। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो सबको उम्मीद थी, पूरे देश को जो उम्मीद थी कि 5 अगस्त 2019 का जो पार्लियामेंट का फैसला था, आर्टिकल 370 को रिपील करने का, वापस लेने का, बिल्कुल सही ठहराया गया है। दैट इट इज एब्सोल्युटली लीगल। द पार्लियामेंट एक्टेड इन अ मैनर which was completely and totally in line with the law. That's what the Honorable Supreme Court has said. The constitutional bench of the Supreme Court. Of course, Mr. Ghulam Nabi Azad finds fault with it. Mehbooba Mufti of course says कि एक बिल्कुल क्या है वो गैर कानूनी निर्णय था और ना जाए क्या चोट, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी ये डिसीजन ले लिया। I think that's bordering on contempt of court. complaining they into house arrest, chains लगे उनके residence के gates पर, and they're saying the J&K Lieutenant General, he's lying. He says your police, these chains are not put by us. That is what Umar Abdullah says. LG को पूछा कि ये चेन तो हम तो नहीं लगाए, किसने लगाया? पुलिस ने लगाया होगा। हाउस अरेस्ट क्यों कर रहे हैं हमको? हाउस अरेस्ट, बट एज यू सेड, स्टैम्प्ड, साइंड एंड क्लियर। हाउस अरेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप बाहर जाकर के लोगों को उकसा ना सकें कि एक बार फिर दोबारा पत्थरबाजी करें, इसलिए। लेट्स बी वेरी क्लियर। I'm sure Mehbooba Mufti would love it if the people in Srinagar were to come out and start pelting stones again. Well, they're not going to do it. As Shah Faisal, the former bureaucrat who's now once again an IAS officer says, listen, Article 370 was like Noah's Ark. It's old, it was crickety, rackety, going into pieces and destroying everything it touched. So it had to be destroyed. और कश्मीर के जितने भी यंग लोग हैं, युवा जितने भी लोग हैं, they welcomed the decision. And I think personally this is Mr. Narendra Modi's finest hour. That's my opinion. मेरे विचार से जो 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के 303 MPs ने किया, and by the way, not too many people opposed it. Rest of the opposition also supported it. Except DMK in words, yes, they were totally something different. They believed that independence of statehood, that should not be affected. And I think the DMK MP also went to the extent of saying that if we come in power, what happens? We again bring it back. That was today. Yes. That was today. But on that day they abstained. They didn't vote against it. August 5, 2019, even the DMK did not vote against repeal of Article 370. सीधी सादी बात है। जहां तक आर्टिकल 370 का सवाल है, लेट्स बी वेरी क्लियर, मिस्टर मोदी हैज डन व्हाट नो अदर प्राइम मिनिस्टर हैड द करेज टू डू। जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने किया अगस्त 5, 2019 को, और किसी में ये जिगर नहीं था ये करने का। एंड फॉर दैट अलोन द होल कंट्री इज ग्रेटफुल। ये जो ड्रामा बना रखा था, ये जो नौटंकी बनाई रखी थी कि जम्मू एंड कश्मीर एज अ स्पेशल स्टेटस, इसका मतलब जब श्रीनगर जाया करते थे हम लोग बोलते थे आप लोग इंडिया से आए हैं। मतलब क्या है यार? अरे श्रीनगर इंडिया में नहीं है क्या? आज की तारीख में देखिए हर घर के ऊपर तिरंगा झंडा लहरा रहा है। All to the utter disappointment and heartbreak of people like Omar Abdullah and what's her name? Mehbooba Mufti. Absolutely terrible. Right? To start the show, एक बार फिर आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। At the moment with us from the BJP, प्रदीप गावड़े साहब। प्रदीप गावड़े साहब नमस्कार। नमस्कार। प्रदीप गावड़े साहब मुबारक हो। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आप किस चीज के लिए मैं आपको मुबारक दूं? मैं तो भूल रहा हूँ यार, इतनी चीजें हो गई, इतनी बढ़िया चीजें हो गई हैं। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो आज निर्णय आया है, यूनानिमस डिसीजन ऑफ ऑल 5 जजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दिस हैज लेड टू रेस्ट
द घोस्ट ऑफ आर्टिकल 370 वंस एंड फॉर ऑल। आर्टिकल 370 का जो भूत था अब गया, खत्म, जबरदस्त। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत में जो बहुत पहले होना चाहिए था वो आखिरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने किया 5 अगस्त 2019 को, जो आर्टिकल 370 को वापस लिया। भारत को इतना ज्यादा ताकतवर और किसी एक्शन ने नहीं बनाया जो कि इस एक्शन ने बनाया है। ये मेरा विचार है, आपका क्या विचार है इसमें बताएं प्रदीप गावड़े साहब। आप जानते हो कि 2 दिन पहले अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोलते वक्त नेहरू ब्लंडर का जिक्र किया था जी। तो मैं आज आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं, एक और जो नेहरू ब्लंडर था 370, उसको आज रेक्टिफाई किया गया है। हम 1947 से कहते थे कि एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। आज उसके ऊपर मोहर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। आज उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। वैसे तो आर्टिकल 370 का 2019 में ही खत्म हुआ था, लेकिन उसका जो अंतिम संस्कार है वो आज पूरी तरह से पूरा हुआ है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का बहुत दिल से स्वागत करता हूं। भारत की आवाम की ओर से, महाराष्ट्र की जनता की ओर से, सभी की ओर से स्वागत करता हूं। ये अगर आप वो पूरा जजमेंट देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का, तो जो सभी काउंट्स थे उस सभी काउंट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन सेंटर ने लिया था उसको अपहेल्ड किया है। तो आज तक जो लोग मतलब 370 के एब्रोगेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे थे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मुझे लगता है उन सबको कड़ी चपराक आज इस डिसीजन के माध्यम से मिली है। उन लोगों को भी, आप जानते होंगे कि भारत में एक तथाकथित एक खुद को इंटेलेक्चुअल कहने वाला क्लास था, वो ये कह रहा था कि कश्मीर इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे अरुंधति राय जैसे लोग ये कहते थे कि कश्मीर इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। आज सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर डज नॉट एंजॉय सेपरेट सोवरेनिटी। तो ये सब आज जजमेंट में आया है। उसके साथ जो मतलब एक क्वेश्चन खड़ा किया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर का जो बाइफर्केशन किया था, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी किया था और जम्मू एंड कश्मीर को एक फुल स्टेट का दर्जा देने वाले हैं, तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी करने का जो डिसीजन है उसको भी अपहेल किया है। और मतलब पूरा जो ये प्रक्रिया था उसको भी अपहेल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो मैं ये मानता हूं कि जो हम 1947 से कह रहे थे कि एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आज उसके ऊपर मोहर लगाई है। और जो एक आप जानते होंगे कि एक टर्म इस्तेमाल की जाती थी, अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन। तो मुझे लगता है जो पार्टीशन का जो अनफिनिश्ड बिजनेस था उसमें से एक पहलू आज और खत्म हुआ है। और दूसरी बात, जो नेहरू ब्लंडर है उसमें से भी एक जो ब्लंडर था उसको आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रेक्टिफाई किया है। ये मेरी भावना है। और दूसरा ब्लंडर भी बहुत जल्दी रेक्टिफाई हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वो भी वापस हिंदुस्तान में बहुत जल्दी आने वाला है। मुझे लग रहा है उस पर भी काम शुरू हो चुका है, सीधी सादी बात है। एंड व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आर्टिकल 356 गिव्स द पावर्स टू द प्रेसिडेंट to create a union territory, to do whatever, I mean, to make the parliament supreme। यहां पर तो लोग ऐसे थे कि वो क्वेश्चन कर रहे थे कि पार्लियामेंट के पास पावर ही नहीं है। अरे क्या मतलब हुआ यार, अगर पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कानून बनाने की तो किसके पास है? व्हाइट हाउस के पास है क्या? यूएस प्रेसिडेंट के पास है? मतलब मेरी समझ के बात है ये। आपको क्या लगता है इन लोगों की मंशा क्या है? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ये हिंदुस्तानी भी है कि नहीं है? प्रदीप गावड़े साहब, अभी आप जो बोले उससे मुझे याद आया कि कांग्रेस के जो एक सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल लीडर हम जिनको कह सकते हैं, शशि थरूर साहब ने कहा था कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन स्टेट हैविंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे लगता है ये जो भाषा है वो अपने आप में देश को तोड़ने वाली भाषा जो कह सकते हैं, ऐसी भाषा शशि थरूर जी जैसे लोगों ने इस्तेमाल की थी। और ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट था, मतलब जो आर्ग्यूमेंट इन लोगों की ओर से किया जा रहा था कि पार्लियामेंट को कोई अथॉरिटी नहीं है 370 को रिपील करने की, और उसके लिए आपको पहले स्टेट की जो असेंबली है वहां से रिजोल्यूशन पास करना होगा। लेकिन अगर आपने आज का पूरा जजमेंट देखा तो उसमें सीजेआई ने, या फिर जो पूरा यूनानिमस जजमेंट है, उन्होंने कहा है कि 370 को अब्रोगेट करने के लिए आपको असेंबली के रिजोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। तो जो हम पहले से कह रहे थे कि पार्लियामेंट इज द कॉम्पिटेंट टू रिपील 370, आज उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल किया है।
तो जो पूरा ये प्रक्रिया हुआ, मतलब पहले दिन से ये लोग मतलब इस पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने और सीजे चंद्रचूड़ साहब ने उन सबको ये बताया है कि ये पूरी जो प्रक्रिया रही है पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल रही है, पूरी तरह से फ्लॉलेस रही है सभी काउंट्स के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र का डिसीजन था उसको अपहेल्ड किया है। एक जो बात है कि जम्मू एंड कश्मीर को, मतलब आप जानते होंगे कि इन्होंने अभी 2 दिन पहले जब जम्मू एंड कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन का बिल हुआ तो उसके ऊपर भी बहुत आक्षेप लिए थे कि ये अब अभी 370 को चैलेंज किया है, वो डिसीजन अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो आप इसको क्यों कर रहे थे। उस वक्त भी हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से इसकी और उसके ऊपर कोई स्टे नहीं है और हमको ये अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हम जो सभी बातें कह रहे थे आज उसको अपहेल किया है। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये लोग जो कह रहे थे कि पार्लियामेंट को अथॉरिटी नहीं है, तो जो आपने सवाल पूछा था वही मेरा सवाल है कि अगर आप बोलोगे पार्लियामेंट को अथॉरिटी नहीं तो फिर किसको अथॉरिटी है। इनके विदेशी मालिक जो है, मुझे लगता है उनको है। यही बात हो सकती है और क्या हो सकती है। और दूसरी चीज, आखिरी सवाल मेरा ये है, अभी बिगनिंग के लिए सबसे बड़ी बात साहब ये है, तो ये क्या चाहते थे? क्या आज तो उन्होंने बोल भी दिया, वो डीएमके के जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब हैं उन्होंने तो कह भी दिया कि अगर इंडिया अलायंस आ जाती है तो हो सकता है कि हम आर्टिकल 370 को वापस ले आएं। भाई साहब, अगर ऐसा वो करते हैं ना, और ऐसा अगर कांग्रेस बोलती है और इंडिया अलायंस बोलती है, तो आपको मुझे लगता है कुछ मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीट पे आ जाएगी। हो सकता है कि कांग्रेस की 2 सीट भी ना आए और इंडिया अलायंस खत्म हो जाए पूरी। मतलब ये कैसी मंशा है कि आप चाहते हैं कि भारत का एक हिस्सा, जम्मू एंड कश्मीर जितना अहम इंपॉर्टेंट हिस्सा, हमेशा हमेशा के लिए भारत से अलग रहे। प्रदीप गावड़े साहब, ये क्या है? ये लोग देशद्रोही हैं। मैं साफ तौर पर कहता हूं, दीज आर एंटी नेशनल पीपल सर। मुझे लगता है डीएमके जो कह रहा है वो इंडिया अलायंस की लाइन है और भारत की जनता ये पूरी जो इंडिया अलायंस की भूमिका है इसके बारे में वो देख रही है। पहले इन लोगों ने कहा कि ये सनातन को खत्म करेंगे, ये इंडिया अलायंस का एजेंडा है। हाँ। फिर उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के जो सभी स्टेट है उनको गोमूत्र स्टेट कहा, ये इंडिया अलायंस का एजेंडा है। और तीसरी चीज जो आज उन्होंने कही कि अगर उनकी सरकार, मुझे नहीं लगता उनकी सरकार अभी कभी बनेगी, लेकिन कभी अगर बनी तो उनका ये कहना है कि वो 370 को रीइंस्टेट करेंगे। तो ये उनका एजेंडा है। तो ये भारत की जनता देख रही है, भारत की जनता समझ रही है। भारत की जनता पिछले 70 साल से इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब 370 को खत्म किया जाएगा। कश्मीर की जनता इसकी प्रतीक्षा कर रही थी। आपने शुरुआत में कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब या फिर महबूबा मुफ्ती कह रही है कि उनको बंद करके रखा है, लेकिन वास्तविकता में अगर किसी ने जम्मू कश्मीर को बंद करके रखा था, किसी ने जम्मू कश्मीर को जकड़ के रखा था, किसी ने जम्मू कश्मीर को दबा के रखा था, तो ये सब वो लोग है। मतलब वो आप कांग्रेस होगा, कांग्रेस की अलायंस होगे, या फिर जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, पीडीपी होगी, एनसीपी होगी, इन लोगों ने करके रखा था। ये भारत की जनता जानती है। भारत की जनता इससे बहुत नाखुश थी और पूरी जनता, भारत की जनता। प्रदीप गावड़े साहब, आप जो बोल रहे हो परफेक्टली सही है। अमित शाह जी ने आज जब बोले कि कश्मीर बिलोंग्स टू ऑल इंडिया एंड इंडिया बिलोंग्स टू ऑल कश्मीर, जो अमित शाह ने ऐलान कर दिया था आज, और अमित शाह ने जब डीएमके के एमपी उठकर बोले थे, उनसे सीधा तभी उठकर पूछे थे, इज दिस दी पॉलिसी ऑफ इंडिया अलायंस, ये डिसीजन इंडिया अलायंस का है या डीएमके का अलग है? और आगे जाके आपने जो बोला फैमिलीज, मोदी साहब ने, अमित शाह ने बार बार 15 दिन पहले बोला था 3 families destroyed Kashmir, 3 families destroyed Kashmir. One is Farooq Abdullah family, the Mufti family, and third the Gandhi family. So no, yeah, there are actually 2 more. The lineup was totally clear कि मोदी साहब, अमित शाह जी, जब ये होने वाला है, हम ये करके रहेंगे, ये हमारा एजेंडा है। जहां कांग्रेस 1000 बहाना बना रहा था कि किस प्रकार से एब्रोगेशन गलत है, वहां मोदी साहब ने और अमित शाह जी ने 100 कारण बताए कैसे हो सकता है। हाउ डू यू से गावड़े साहब, इज इट राइट जो जिस प्रकार से हुआ? 3 families destroyed Kashmir. 5 families. आप अंसारी और आप अमित शाह नहीं वो 2 मैं आपका ध्यान आकर्षित कराता हूं 5 अगस्त 2019 को जो अमित शाह जी का भाषण है लोकसभा में, उन्होंने अंसारी परिवार और बख्शी परिवार का भी नाम लिया था, याद रख लीजिए। अभी नहीं लिया क्योंकि बख्शी परिवार डज नॉट हैव द सेम पॉलिटिकल क्लाउड एज इट यूज्ड टू। जी
गावड़े साहब बताएं जो नहीं जी, प्रदीप जी ने सवाल बिल्कुल। पूछा आपसे। आप दोनों ने जो कहा, मतलब गांधी फैमिली, मुफ्ती फैमिली और अब्दुल्ला फैमिली, और उसके बाद आपने जो कहा बख्शी फैमिली एंड ऑल, मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो डीएनए है उसमें ही डायनेस्टी है। जी तो और वो उनके जो अलाइज है उसमें भी है। और इन सब ने मिलकर, मतलब कांग्रेस ने पूरा भारत और उनके जो अलाइज पार्टनर थे जम्मू एंड कश्मीर में, उन्होंने कश्मीर, इन सबको लूटा है। आप जानते होंगे, मतलब ये जो सभी 70 साल हुए, कश्मीर की जनता का इसमें जो पूरा नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है। मतलब कश्मीर में अभी 2 दिन पहले हमने रीऑर्गेनाइजेशन का बिल पास किया। अभी जाकर वहां पर जो दबे कुचले लोग हैं, वहां पर जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है, अभी जाकर उनका उनका राइट मिलेगा। 70 साल तक ये लोग वहां पे अपना राइट एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। 70 साल तक जो लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जम्मू एंड कश्मीर में आए थे, उन लोगों को कोई वहां पे राइट मिल नहीं रहा था। जो बेसिक फंडामेंटल राइट है वोटिंग का, वो राइट भी उनको मिल नहीं रहा था। वो लोकसभा में वोट कर सकते थे, लेकिन वहां की स्टेट असेंबली में वोट नहीं कर सकते थे। वहां पे जो वहां की शेड्यूल कास्ट है उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। शेड्यूल ट्राइब्स को जो है वो रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। तो ये जो 3-4 फैमिलीज है, वो एक तरफ कश्मीर को लूट रहे थे और दूसरी तरफ वहां की जनता पिस रही थी। लेकिन अगस्त 2019 में जब इस बिल को 370 को रिपील किया गया और आज कोर्ट ने उसको मोहर लगाई, और पिछले 3-4 साल से अगर आप देख रहे होंगे तो कश्मीर में एक नई उम्मीद जागी है, कश्मीर में एक नई सुबह आई है। तो मुझे लगता है कि ये जो डायनेस्टीज है, अभी उनको रेस्ट करने की जरूरत है। अलग अलग केसेस जो उनके ऊपर करप्शन है, करप्शन के केसेस दोनों के ऊपर है, मुझे लगता है वो अपना ध्यान उसके ऊपर आकर्षित करे। 370 जो चला गया वो अभी वापस आने वाला नहीं है, तो वो अपना ध्यान उस ओर। अमित शाह जी, ये गवर्नमेंट आने के बाद, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ये पहली बार होगा, वी विल नॉट टॉक टू पाकिस्तान, वी विल नॉट टॉक टू द हुर्रियत, वी विल नॉट टॉक टू द जमात। दिस इज व्हाट क्लियर कट इंडिकेशन अमित शाह ने दिया कि दिस इज आवर इंटरनल मैटर। मगर इससे पहले आप देखोगे कांग्रेस, फारूक अब्दुल्ला, नहीं पाकिस्तान से बात करो, हुर्रियत से बात करो, हमको ऑन द टेबल उनसे भी बात करना पड़ेगा। पीस विल बी एस्टैब्लिश्ड ओनली व्हेन यू टॉक टू पाकिस्तान बिकॉज दे हैव टू इन्वॉल्व देम। तो ये रुख था, फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, द कांग्रेस हो। आपको ये बीजेपी आने, गवर्नमेंट आने के बाद स्टैंड चेंज था, 370 था, बट ये भी था दिस इज अवर इंटरनल मैटर। गावड़े साहब, और इसको सब देश विदेश में इसको लेके गए, जयशंकर यूएन में लिखे गए। तो एक पॉलिसी था, आई थिंक यू नो द पॉलिसी, कैन यू एलॉबरेट ऑन दैट बीजेपी पॉलिसी? नहीं, फिर से मैं अमित शाह जी ने 2 दिन पहले जो पार्लियामेंट में कहा उसका जिक्र करूंगा। उन्होंने जो 2 ब्लंडर उस दिन नेहरू जी के गिनाए थे, उसमें पहला ब्लंडर जो उन्होंने कहा था वो ये था कि उन्होंने सीज फायर कर दिया था, और दूसरा ब्लंडर जो अमित शाह जी ने उस दिन कहा था वो एग्जैक्टली आपने अभी जिसका जिक्र किया वो था कि कश्मीर के इशू को अननेसेसरीली इंटरनेशनलाइज किया उन्होंने। कश्मीर के इशू को वो अननेसेसरीली यूएन चले गए। तो ये जो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने की प्रक्रिया थी, ये जो आज लोग बोल रहे, तो उनके जो पायनियर थे नेहरू जी, उन्होंने ये शुरुआत की है और वही पॉलिसी उनकी चलती रही। लेकिन जब हमारी सरकार बनी, मतलब जब अटल जी की गवर्नमेंट भी थी और बाद में 2014 में नरेंद्र मोदी जी के अंडर गवर्नमेंट बनी, तो हमारी क्लियर लाइन थी कि कश्मीर का इशू जो है वो हमारा इंटरनल इशू है। हम इस इशू के ऊपर किसी भी इंटरनेशनल बॉडी के साथ, चाहे वो यूएन हो, पाकिस्तान हो, या फिर और कोई यूरोपियन यूनियन हो, या फिर कोई मानवाधिकार संस्थान हो, हम किसी के साथ डील नहीं करेंगे, हम किसी के साथ बात नहीं करेंगे, हम किसी को उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि कश्मीर इज आवर इंटेग्रल पार्ट, और कश्मीर का जो इशू है वो हमारा इंटरनल इशू है, हम इसको सॉल्व करेंगे। ये एक लाइन की हमारी पॉलिसी है और उसी की तरह से हमने एक्ट किया। आप देखते होंगे कि 2014 के बाद इंटरनेशनल फोरम्स में जो भी बात रखी गई वो इसी लाइन के ऊपर रखी गई। जयशंकर जी ने भी जो बात ओनली वन डिफरेंस सर, एक फर्क है, थोड़ा सा छोटा सा। जयशंकर साहब ने बार बार ये दोहराया, उसके पहले सुषमा स्वराज जी ने दोहराया था। जयशंकर साहब भी जब पाकिस्तान की बात करते हैं सिर्फ एक ही बात करते हैं कि हाँ हमें पाकिस्तान से बात करनी है, सिर्फ इस बात पर पाकिस्तान से बात करनी है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वापस कब दे रहे हो, व्हेन आर यू रिटर्निंग पीओके। इसके ऊपर हम बात करेंगे और किसी मसले पे बात नहीं करेंगे। और अगर पाकिस्तान भारत से बात करना चाहता है तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पहले वापस दे दे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, विच इज आई थिंक द प्रॉपर वे ऑफ अप्रोचिंग अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। आप खुद सोच के देखिए ना प्रदीप गावड़े साहब, पाकिस्तान का साइज देखिए और हिंदुस्तान का साइज देखिए। सर 25 करोड़ की पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, 25 करोड़, जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदूज भी हैं, सिख्स भी हैं, सब मिला मिलू के 22 के 22.5 करोड़ मुसलमान हैं।
सिर्फ हिंदुस्तान में इस वक्त 25 करोड़ मुसलमान हैं, 141 करोड़ का देश। और कांग्रेस के जमाने में ये मैं अपने आप को बेइज्जत महसूस करता हूं ये बताते हुए कि आपने एक इक्विवेलेंस ला दी थी कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। अरे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इट हैज टू बी इंडिया वर्सेस चाइना, इंडिया वर्सेस यूएसए, इंडिया वर्सेस द यूरोपियन यूनियन। इस किस्म की बात होनी चाहिए जो आज की तारीख में हो रही है। आपने तो भारत की ऐसी की तैसी करके रख दी, आपने भारत की छवि धूमिल करके रख दी ये इक्विवेलेंस ला करके पाकिस्तान के साथ। बट आई होप दिस विल कंटिन्यू। प्रदीप गावड़े साहब, मतलब अभी आपने किया है, बहुत अच्छा काम किया है, जबरदस्त काम किया है कि जैसा आपने कहा अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं था कि वहां रिजर्वेशंस यानी आरक्षण का फायदा किसी को नहीं मिल रहा था। सर, जो ओबीसीज है वहां के, जो ट्राइबल्स है वहां के, जो नोमैडिक ट्राइब्स है वहां की, पहली बार अब उनको फायदा मिलेगा आरक्षण का, सब लोगों को। अब जाकर के लोगों, वहां जो कश्मीर के लोग हैं उनको ये मालूम पड़ा है कि ये फला फला स्कीम्स जो हैं भारत सरकार की हमारे पर लागू होती हैं। अभी तक उन्होंने उनको उन सब चीजों से वंचित रखा था। आपको लगता नहीं है कि इन सब लोगों के खिलाफ केस होना चाहिए? प्रदीप गावड़े साहब, नहीं, उनके खिलाफ केसेस तो चल रही है जी, लेकिन केसेस इसके बारे में नहीं चल रही है। केसेस ये चल रही है कि उन्होंने कश्मीर को कितना लूटा है। जी लूटा है। आप जानते होंगे कि महबूबा मुफ्ती के खिलाफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट की केसेस चल रही है, ईडी की केसेस चल रही है, अब्दुल्ला फैमिली के खिलाफ भी चल रही है। तो इन लोगों ने जो कश्मीर को लूटा है, आप जानते होंगे मोदी जी का कहना है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इन्होंने जितना कुछ लूटा है उसका हिसाब होगा, पाई पाई का हिसाब होगा और रुपया रुपया का हिसाब होगा। और जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश का जो क्रिकेट है, जम्मू एंड कश्मीर मतलब क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसका भी 300 करोड़ गायब है सर। उसके प्रेसिडेंट उस वक्त फारूक अब्दुल्ला हुआ करते थे, वो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मतलब ये क्या है? कोई टेंडर कभी टेंडर हुआ नहीं। आज वो एमपी जो बीजेपी एमपी वहां पर चिल्ला रहा था कश्मीर से, देयर वाज नो टेंडर इवन फॉर नथिंग। कोई भी टेंडर नहीं, कितना भी बड़ा अमाउंट हो, कोई टेंडर नहीं, आर्बिट्ररी अलॉटमेंट था। बोले अभी सब ठीक हो रहा है कि 50,000 का भी टेंडर फ्लोट कर रहे हैं। 50,000 मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट जस्टिस कॉल ने जिस प्रकार से कहा, जस्टिस कॉल सेड देयर हैज टू बी एन इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन इनटू ह्यूमन राइट्स वायलेशन। नाउ दिस इज गोइंग टू ओपन अ न्यू बॉक्स अगेंस्ट ऑल द एट्रोसिटीज ऑफ द कश्मीरी पंडित्स। डोंट यू थिंक गावड़े साहब? यस, दोनों बातों के बारे में बात करता हूं। मतलब पहले जो अभी आपकी चर्चा चल रही है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है वो कश्मीर में लागू ही नहीं था। जी करेक्ट है। दूसरा बात मतलब जो एक है कि जिससे बहुत सारे भारत में करप्शन के मामले बाहर आए, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो भी कश्मीर में लागू नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे जो एक्ट्स थे वो कश्मीर में लागू नहीं थे। इसकी वजह से करप्शन को वहां पे उनको बहुत ज्यादा मौका मिल रहा था। और दूसरी बात जो अभी आपने नाम्बियार साहब ने बहुत अच्छे कही और मुझे लगता है जिसके ऊपर अभी बात करने की बहुत जरूरत है, जो जस्टिस कौल साहब ने जो अपना जजमेंट दिया है उसमें उन्होंने एक ट्रूथ और रिकंसिलिएशन कमीशन को सेटअप करने की बात कही है। मुझे लगता है कि जो कश्मीर में पिछले 60-65 सालों में हुआ उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। मतलब अभी पिछले बार आपने बोलते वक्त भी कहा था कि इसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, करप्शन के मैटर्स में कार्रवाई होगी, लेकिन जो मानव अधिकारों का वहां पे हनन हुआ है, जो कश्मीरी पंडितों के साथ वहां पे बर्बरता के साथ जो उनके साथ अन्याय अत्याचार हुए हैं उसका हिसाब होना जरूरी है जी। और वही बात मतलब जस्टिस कौल साहब का जो जजमेंट है उन्होंने वही बात कही है कि एक ट्रूथ और रिकंसिलिएशन कमीशन सेटअप करना चाहिए। आप जानते होंगे कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद ऐसा कमीशन सेटअप हुआ था। अफ्रीका में ऐसा कमीशन जब वहां की क्रांति हुई थी उसके बाद सेटअप हुआ था। और उस वक्त जब वहां के लोगों के जो मानव अधिकारों का हनन हुआ था उसकी समीक्षा वहां पे की गई थी। तो मुझे लगता है कश्मीर के बारे में भी बहुत मतलब ये करने की जरूरत है। और अभी जब वो जजमेंट आया है मुझे लगता है सेंटर जरूर उसको मतलब सीरियस और एक और चीज आपको पॉइंट आउट करता हूं, ये आर्टिकल 370 रिपील होने के पहले जब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, 2014 के पहले की बात है, ये बात है कोई 2010 से 2011 की बात है। जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में उमर अब्दुल्ला साहब शायद मुख्यमंत्री थे, उस वक्त ये पूछा गया था असेंबली में कि ये बताइए कि कितने हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है पिछले 15-20 साल में। तो वहां से जो फिगर आया था वो फिगर आया था कोई 465 के करीब हिंदू संस्थान हैं, मठ हैं
और मंदिर हैं जिनको तोड़ा गया है या जला दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब उनकी भी मरम्मत होगी, वो भी रेस्टोर होंगे। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, चुस्त दुरुस्त है कि दिवाली अब बड़े ज़ोर शोर से मनाई गई है श्रीनगर में। और तो और छोड़िए, नवरात्रि भी मनाई गई है, शिवरात्रि भी मनाई गई है। बहुत पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ, एक छोटा सा मसला बचा है। शारदा पीठ जो है वो भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, नीलम वैली में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से काम चल रहा है, शारदा पीठ जो शंकराचार्य जी ने जिसकी स्थापना खुद करी थी, शारदा पीठ यूनिवर्सिटी थी वहां पे, सबसे बड़ी वैदिक यूनिवर्सिटी। मुझे बहुत उम्मीद है कि वो भी बहुत जल्दी हिंदुस्तान का हिस्सा हो जाएगी। प्रदीप गावड़े साहब जी, हम सब भारतीयों की वही अपेक्षा है। और ये यूं ही नहीं कहा जाता कि मोदी है तो मुमकिन है। भारत ने लगभग 2014 के बाद जो जो चीजों को नामुमकिन कहा जाता था, वो सब चीजें मुमकिन होते हुए देखा है। जी। तो शायद वो पीओके का मसला होगा, या फिर और भी जो मसले होंगे, या फिर और भी जो ब्लंडर्स जो नेहरू जी ने किए होंगे, उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। और एक विश्वास का माहौल पूरे देश में तैयार हुआ है। लोग कहते थे राम मंदिर नहीं होगा, राम मंदिर बन गया है। लोग कहते थे 370 नहीं हटेगा, 370 हट गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। मतलब जैसे आप जानते होंगे, ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया है। तो और पीओके के बारे में तो मतलब पहली बार मतलब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ये ब्लंटली कह रहे हैं कि अगर अब कोई पाकिस्तान के साथ बात होगी तो वो यही होगी कि आप पीओके कब दे रहे हैं। कश्मीर के बारे में कुछ बात नहीं होगी, या फिर दूसरे इश्यूज के बारे में बात नहीं होगी, बात यही होगी, इसके बारे में बात होगी। तो मुझे लगता है साहब, एक छोटी सी चीज है, आपने कहा ना मोदी है तो मुमकिन है, एक और भी चीज है सर, अगर राहुल गांधी है तो भी मुमकिन है सर। 350 करोड़ हो गया आपको। वो जो साहू साहब के यहाँ जो नोट मिले हैं सर, वो तो झारखंड, मतलब वो तो करिश्मा है, कुदरत का करिश्मा है। वो तो वो क्या है, वो बैंक है क्या? मतलब वो कांग्रेस का बैंक था, साहू साहब का खुद का बैंक था, क्या था वो? मतलब मैं तो देख के अभी तक हैरान हूं यार, इतने पैसे तो मैंने कभी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर भी कभी नहीं देखे। और इतने पैसे शायद हमारे सबसे बड़ा बैंक के पास भी कैश नहीं मिलेगा, कैश नहीं मिलेगा, उनके लॉकर में कैश नहीं मिलेगा। ये क्या है, ये है क्या? मोदी जी ने पिछले कुछ दिनों पहले ही कहा था कि जहां पे कांग्रेस की सरकार बनती है, वहां पे उस स्टेट को वो कांग्रेस का एटीएम मशीन बना देते हैं जी। ये बात उन्होंने अभी जब छत्तीसगढ़ में प्रचार कर रहे थे उस वक्त भी कही थी, कर्नाटक में भी कही थी। और अभी अगर हम झारखंड का ये एग्जांपल देंगे, लगभग 350 करोड़ से ज्यादा कैश, ओनली कैश, कैश बरामद हुई है। तो जो मोदी जी कह रहे थे वो बात यहाँ पे साबित हुई है कि अगर कहीं पे कांग्रेस, मतलब यहाँ पे तो ठीक है, वो झारखंड में तो अलायंस पार्टनर है, जूनियर पार्टनर है हेमंत सोरेन जी के साथ। वहां पे अगर उनके लोगों के पास 350 करोड़ का, एक राज्यसभा सांसद के पास जो 2 लोकसभा विधान हारा है और राज्यसभा में सांसद है, उसके पास अगर 350 करोड़ रुपए कैश में मिलता होगा, तो आप इमेजिन कीजिए कर्नाटक में इनकी अपनी गवर्नमेंट है, वहां पे उनका एटीएम कितनी जोर से चलता होगा। अभी अब तेलंगाना में बन गया सर, पंजाब में बन गई है, और तेलंगाना में सर, पंजाब में तो आम आदमी पार्टी है। हाँ, पंजाब में उनकी थी, मतलब इससे पहले उनकी थी। उससे तेलंगाना में उनकी गवर्नमेंट बनी है, हिमाचल में उनकी गवर्नमेंट बनी है। तो वहां पे वो किस तरीके से लोगों को लूट रहे होंगे। तो जो मोदी साहब ने कहा था कि मतलब मोदी जी की गारंटी कौन सी है, तो आपको उज्ज्वला के अंडर आपको सिलेंडर मिलेगा, किसानों को किसान सम्मान निधि मिलेगा, फसल बीमा मिलेगा, बहनों को पैसा मिलेगा, ये मोदी जी की गारंटी है। और जो साहू जी के पास मिला वो राहुल गांधी की गारंटी है। तो ये गारंटी में फर्क है। राहुल गांधी की गारंटी मतलब 100% करप्शन, और मोदी जी के पास सामान्य लोगों को जो बेनिफिट्स मिलना है उसकी गारंटी। गावड़े साहब, मगर राहुल गांधी जी का कहना है कि हमें डिस्क्रेडिट मत कीजिए, डोंट डिस्क्रेडिट द कांग्रेस। 4 स्टेट में हमने 10 लाख वोट बीजेपी से ज्यादा हमने पाया है, 40% ऑफ द वोट शेयर हमने लोगों से ले लिया है, उनका फेक था, 40% वोट शेयर हमको मिला है। तो आप हमको अंडर राइट ऑफ मत करो, 2024 वी विल वर्क। और जो राहुल गारंटी, जो ये झगड़ा 5 स्टेट में ये था कि मोदी गारंटी वर्सेस राहुल गारंटी, और राहुल गांधी का गारंटी में वो शक्ति योजना, अन्न भाग्य, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, फिर चिरंजीवी योजना, ये सब योजना थे। ये फेल क्यों हो गावड़े साहब?
कहां फेल हो गए? बिकॉज योजनाएं तो बहुत जबरदस्त है, 200 यूनिट फ्री इंग्लिश स्कूल हर तालुका में, अनएम्प्लॉयड एश्योरेंस, बेघर को घर, कहां फेल हो गए गावड़े साहब? नहीं, मुझे लगता है लोग सिर्फ भाषण नहीं सुनते या फिर लोग सिर्फ आपके वादे नहीं देखते, लोग ये भी देखते हैं कि आपके इरादे क्या रहे हैं, आपकी डिलीवरी कैसे रही है। कांग्रेस की गवर्नमेंट जहां पे भी बनी है, उन्होंने जो भी कुछ प्रॉमिस वहां पे किए थे वो पूरे नहीं किए। मतलब अब मध्य प्रदेश में ही देखिए, मध्य प्रदेश में वो किसानों का कर्जा माफ करने वाले थे, किसानों का कर्जा माफ करना छोड़िए, जो फसल बीमा का प्रीमियर होता है जो स्टेट गवर्नमेंट पे करती है, उन्होंने वो भी पे नहीं किया था। राजस्थान में भी इन्होंने कोई प्रॉमिस डिलीवर नहीं किया, उसकी वजह से लोगों ने वहां पे उनको लात मार दी। तो यही फर्क है। लोगों ने मोदी की जो गारंटी है, आपने जैसे शुरुआत में कहा कि ये मोदी गारंटी वर्सेस राहुल गांधी गारंटी की बात चल रही थी, लोगों ने मोदी गारंटी देखी है। लोगों के पास अब जो सभी केंद्र की योजनाएं होगी या फिर जहां पे भाजपा की राज्यों में सरकार है, वहां की जो सभी योजनाएं होगी उनका पैसा डायरेक्टली आता है, उसकी डिलीवरी लोगों ने देखी है। और कांग्रेस जहां पे भी गवर्नमेंट बनाती है, मतलब जैसे अभी कर्नाटक में गवर्नमेंट बनी, कर्नाटक में उन्होंने कुछ टॉल प्रोमिसेस किए थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि सेंटर हमको मदद करनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि सेंटर ने हमको मदद करनी चाहिए। ये प्रॉमिस खुद बनाते हैं और बाद में फिर कहते हैं कि सेंटर ने हमको इसके लिए पैसा देना चाहिए। तो लोग ये देख रहे हैं, तो इसकी वजह से लोग लोगों का प्रॉमिसेस की डिलीवरी के ऊपर ज्यादा भरोसा है, जो डिलीवरी कांग्रेस के समय में होती नहीं है। उसकी वजह से लोगों का मोदी गारंटी के ऊपर ज्यादा भरोसा है। हाँ गावड़े साहब, चलते चलते थोड़ी सी राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। आपने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के तो मुख्यमंत्री आपने अनाउंस कर दिए, तो दोनों नए चेहरे हैं, बहुत बढ़िया, मतलब ज़बरदस्त। शाही साहब इधर अपने छत्तीसगढ़ में, वो भी ट्राइबल हैं, आदिवासी बहुल से आते हैं, और मोहन यादव जी मध्य प्रदेश से, जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार में। राजस्थान में बहुत स्पेकुलेशन चल रही है, बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं कि वसुंधरा राजे जी ने शायद बगावत कर दी है, बहुत लोग उनको मिलने जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल बगावत नहीं है। बीजेपी जो है एक अनुशासित पार्टी है, और वहां पे विधायक दल की बैठक में, मतलब कल बैठक है, पर्यवेक्षकों की घोषणा हुई है, कल पर्यवेक्षक वहां पे जाएंगे। विधायक दलों की बैठक में जो कुछ निर्णय होगा उसको घोषित किया जाएगा, और मुझे लगता है स्मूथली सभी उसको फॉलो करेंगे, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ। एक अनुशासित पार्टी है और सभी कार्यकर्ता, सभी नेता अनुशासित है, तो उसमें जो विधायक दल तय करेगा वो निर्णय आपको कल पता चलेगा, और मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत आएगी। और जो मीडिया में तो बातें चलती रहती है, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में मीडिया ने कुछ नाम बताए थे, लेकिन जो विधायक दल ने नेता चुना वो अलग था। मध्य प्रदेश में भी बातें चल रही थी, नाम चल रहे थे, लेकिन विधायक दल ने जो नेता चुना वो अलग था। तो राजस्थान के बारे में भी ये जो सब बातें चल रही है कि इनफाइटिंग चल रही है या फिर ये हो गया वो हो गया, इसमें कुछ दम नहीं है। कल विधायक अपना नेता चुनेंगे और उसके बाद वो सभी को पता चलेगा जी जो हैं वहां पे। क्योंकि वसुंधरा जी जो हैं वो तो बहुत पहले से, सबसे पहले वो पहले हिंदू महासभा में थी, उसके बाद फिर जाकर के भारतीय जनसंघ में आई अपनी माँ के साथ, विजय राजे सिंधिया जी के साथ, तो तब से तो भारतीय जनसंघ में ही हैं इतने सालों से। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस किस्म की कोई हरकत करेंगे कि पार्टी को शर्मिंदा होना पड़े या कुछ होना पड़े, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे आगे मालूम नहीं है, आगे तो मतलब जो राजस्थान के पत्रकार हैं, लेकिन वो वही पत्रकार हैं जो बोल रहे थे कि कांग्रेस जीतने वाली है, लेकिन वो आप बोल रहे हैं कि अशोक गहलोत जी के साथ उनकी कोई बातचीत हो गई है, हो सकता है कि 40 के करीब बीजेपी के एमएलए टूट करके इस तरफ आ जाएं और कांग्रेस की सरकार, मतलब वसुंधरा जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाएं अशोक गहलोत और कांग्रेस की मदद के साथ। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ आपको सुनने में आया क्या सर? नहीं, वसुंधरा जी हमारी टॉल लीडर है, बहुत योगदान उनका राजस्थान में रहा है जी। आप अगर पुराना इतिहास देखिए तो उनकी जो माताजी थी वो भी भारतीय जनसंघ की संस्थापक थी, भारतीय जनता मैं काम कर चुका हूं सर उनके साथ। हाँ, मैं उनके साथ काम कर चुका हूं। हाँ, तो आप वो जानते होंगे कि कितना योगदान इस पूरा सिंधिया फैमिली का रहा है, और ये वसुंधरा जी भी जानती है। और जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो उन्होंने भी बताया था कि ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया था उसकी जीत है और मोदी जी का क्रेडिट है। और कल मतलब विधायक दल का जो फैसला होगा वो सभी को मंजूर होगा, जो अन्य राज्यों में हुआ है। कोई मतलब यहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस का 5 साल तक झगड़ा चल रहा था। सचिन पायलट जो है वो अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। सचिन पायलट अपनी ही सरकार को कह रहे थे कि आपने जो वादे इलेक्शन में किए थे वो पूरे नहीं किए। अब ये गहलोत साहब सचिन पायलट के बारे में क्या क्या बातें कर रहे थे, किस तरीके से उनकी आलोचना कर रहे थे, ये 5 साल राजस्थान की जनता और देश की जनता ने देखा है। वैसी कोई सिचुएशन दूर दूर तक
भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। कल हमारा विधायक दल का नेता तय होगा, उसके बाद 1-2 दिन में उसका शपथ विधि भी हो जाएगा और अच्छे तरीके से एक अच्छा गवर्नेंस जिसकी राजस्थान को जरूरत है वो भारतीय जनता पार्टी देगी। प्रदीप गावड़े साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। एक तो 3 स्टेट जीतने के लिए, 3 राज्य जीतने के लिए, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जो आज ऑर्डर आया है वो जबरदस्त है पूरे भारत के लिए। मुझे लगता है हर भारतीय जो जिसमें भी देशभक्ति है वो समर्थन करेगा इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। So, as I see it, I don't really think that. Is there something wrong with the second scroll? I mean, okay, it's come out now. I don't think Vasundhara Raje has the strength. No, she tried because she knows it's too difficult to, break away, defect and हो continue in politics. हो सकता है कि उनके जो समर्थक हों वो उनका नाम पेश करें जब CLP करें। Exactly. But looking at the trend where the BJP High Command is coming out with new faces, I think the same trend will continue in Rajasthan as well. Because Sir, there was no dependence on Vasundhara where Rajasthan was concerned. It was Modi, backed by Amit Shah and JP Nadda. They toured length and breadth of the country. Every show, every stage, everything was taken over by these big three. So, I mean, जिस प्रकार से आप देखो central MPs being sent, similarly Rajasthan also the central MPs were sent there to fight local elections, and the planning was done sub perfect manner. so that they won by 1%. Yes. So, and of course, now the debate is whether the victory is because of Mr. Narendra Modi and his planning, or it is because of the local leadership. Now, over here, what I think is, irrespective of whatever it might be, there is a possibility, of course, that the local leadership, I'm sure, must have played a huge role in all the victories of the BJP. It is not just the face of Mr. Modi. You also have to have an organization right on the ground. Here, I think the local leadership has let the Congress down. मुझको ऐसा लगता है जो स्थानीय नेतृत्व है कांग्रेस का उन लोगों ने जिस तरीके से मेहनत करनी चाहिए थी नहीं करी, और अब जो खबरें आ रही हैं उसे बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर हो रहा है, जैसे कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल साहब, और राजस्थान में बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने आखिर में जो कांग्रेस के ही लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया। मुझको ऐसा लगता है। लेट्स आस्क अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ आवर्स नाउ इन द कांग्रेस, has been in the Congress now for a long